गुजरात के बलसाड़ के एक नाले में ट्रॉली बैग में युवती का शव मिला था। बलसाड़ पुलिस ने शव पोस्टमार्टम कराया था और उसकी पहचान करने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई थी। काफी दिन बीत जाने के बाद भी उस युवती का पहचान करने के लिए कोई वहां नहीं पहुंचा था। तो चलिए कहानी में आगे देखते हैं आखिर यह युवती कौन थी और इसके साथ क्या हुआ था। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अगर अभी तक आपने क्राइम हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज की जो यह सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, दरअसल यह घटना महाराष्ट्र के पालघर की है। दरअसल यहाँ की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम नैना महत है और वह पेशे से हेयर स्टाइलिस्ट थी। फिल्म इंडस्ट्री में यानी कि जो फिल्म में जो हीरो हीरोइन काम किया करती थी, ऐसे हीरो हीरोइन की हेयर स्टाइल कैसी होगी, उनके बाल को कैसे डिज़ाइन किया जाएगा, कैसे डायरेक्टर चाहता है, यह तमाम चीज़ नैना महत को पता होती थी और वह इस तरीके से बालों को डिज़ाइन किया करती थी। और नैना महत दिखने में भी खूबसूरत थी और उसकी उम्र भी बहुत कम थी। इस वजह से इसे कुछ छोटी मोटी फिल्मों में काम भी मिला था, लेकिन ज़्यादा कुछ चल नहीं पाया। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में यह हेयर स्टाइलिस्ट ग्रुप में नैना महत अच्छी खासी पॉपुलर थी। जैसे जैसे इसका उम्र बढ़ रहा था वह वैसे वैसे इसका काम करने का तजुर्बा भी बढ़ रहा था। इसकी कीमत, इसका दाम, इसकी डिमांड भी बढ़ने लगी थी और वक्त के साथ साथ यह परिवार से भी अलग रहने लगी थी। यह नया गांव के एक किराए के फ्लैट में रहने लगी थी। परिवार वालों से कांटेक्ट वगैरह खत्म कर दिया था, चूँकि कई सालों से यह अकेले रह रही थी। और जब घर वाले इससे कांटेक्ट करने की कोशिश करते थे तो यह मना कर देती थी कि मुझे बात नहीं करनी है। लगातार यही चीज़ें चलती रही। वक्त धीरे धीरे आगे गुजरता रहा, परिवार वालों से इसकी दूरी बढ़ती रही, नाम शोहरत सारी चीज़ें इसको मिलती रही। लेकिन इसी दौरान 8 या 9 अगस्त 2023 को नैना महत की बड़ी बहन जया महत, उसके पास एक आदमी फ़ोन करता है। तो जया महत पूछती है, बताइए क्या बात है। तो सामने वाला बताता है कि मैं प्रमोद बोल रहा हूँ। मैं नैना महत जिस प्रोजेक्ट में काम करती है, मैं उस प्रोजेक्ट का डायरेक्टर बोल रहा हूँ। मैं पिछले कई दिनों से फ़ोन कर रहा हूँ, लेकिन जो नैना महत है वह फ़ोन रिसीव नहीं कर रही है। तो कहीं से मैं आपका नंबर निकाला कि हो सकता है वह आपके पास गई होगी, क्योंकि जो मुझे खबर मिली थी कि वह पिछले महीने भी आप ही के पास थी। तो इसीलिए मुझे लगा कि आपसे पूछनी चाहिए कि कहाँ है नैना महत, जो कि उसका कुछ काम है, लेकिन वह यहाँ आ नहीं रही है। और जब यह बात सुनती है जया महत तो कहती है कि मेरे पास तो नहीं है, लेकिन रुकिए मैं उसके पास कॉल करती हूँ। उसके पास जया फ़ोन करती है। लगातार घंटी तो जाती है लेकिन फ़ोन नहीं उठता है। और जब घंटी जाती है फ़ोन नहीं उठता है तो जया महत भी थोड़ा अजीब महसूस करने लगती है कि कहाँ चली गई है। तो वह अपने तरीके से पता करने लगती है और पता करने के दौरान भी उसे कोई जानकारी नहीं मिलती है। तो उसे लगा कि मामला कुछ गड़बड़ है। मन में तरह तरह की बातें आने लगी। उसे लगा कि अब ज़्यादा देर नहीं करना चाहिए। फिर जया महत 14 अगस्त 2023 को नया गाँव पुलिस स्टेशन जाकर अपनी बहन की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराती है। गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद पुलिस जया महत से पूछती है कि उसका किसी के साथ अफेयर तो नहीं था, किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं थी। शुरुआत में यह सब सवाल पूछने के बाद उसकी बड़ी बहन के द्वारा बताई गई जानकारी को नोट कर लेती है और अपने तरीके से जांच करने लगती है। और पुलिस के दिमाग में यह भी चल रहा था कि उसकी उम्र 27 से 28 वर्ष है, कहीं न कहीं अपने परिवार वालों से दूर चली गई होगी, क्योंकि जैसा कि उसकी बड़ी बहन ने बताया कि उसे परिवार वालों से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि शहरों में अक्सर ऐसा होता है कि लड़कियां 1-2 दिन के लिए कहीं चली जाती है और वह फ़ोन नहीं उठाती है। तो पुलिस वालों ने भी सोचा कि चलिए 2-4 दिन इंतज़ार कर लेते हैं, उम्मीद है कि वह घर आ जाएगी। अगर नहीं आएगी तो कुछ न कुछ करेंगे। लिहाजा पुलिस वाले भी इस मामला को गंभीरता से नहीं लेते हैं। और इधर उसकी बड़ी बहन जया अपने तरीके से जाँच पड़ताल कर रही थी और उसे जब कुछ पता नहीं चलता है तो फिर से वह 1 हफ्ते इंतज़ार करने के बाद पुलिस स्टेशन जाती है और कहती है कि 1 हफ्ते हो गए, अभी तक मेरी बहन का कुछ पता नहीं चला। तो पुलिस को भी लगा था कि 1 हफ्ते में आ जाएगी, लेकिन वह 1 हफ्ते में नहीं आती है। तो पुलिस फिर से उसकी बहन जया महत से पूछताछ करती है और इस मामले की जांच पड़ताल करने में जुट जाती है। तो सबसे पहले गायब हुई लड़की नैना महत की कुंडली खंगाली जाती है कि कहीं से इसे कोई दुश्मनी तो नहीं थी।
किसी से कोई रंजिश तो नहीं थी, इसका किसी के साथ कोई अफेयर तो नहीं था। इतना करने के बाद एक बात सामने निकल कर आती है कि नैना महत जो थी मनोहर शुक्ला नाम के एक लड़के से प्यार करती थी और वह उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन वक्त को कुछ और ही मंजूर था। वक्त के साथ दोनों में तकरार हुई और तकरार इस कदर हुई कि नैना महत ने मनोहर शुक्ला के ऊपर कंप्लेन दर्ज करवाया और कंप्लेन कोई छोटी मोटी नहीं थी, रेप की थी। साथ ही में यह जो कंप्लेन दर्ज हुआ था उसमें मनोहर शुक्ला ने कहा था कि अगर तुम यह कंप्लेन वापस नहीं लोगी तो मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगा, क्योंकि मैं अपने आप को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं। तो एक तरफ मनोहर शुक्ला के अलावा उसके ज़िंदगी में कोई था भी नहीं और दूसरी तरफ ये धमकी, और तीसरी बाद में जो उसकी बहन जया ने बताई कि जुलाई का महीना यानी अगस्त महीने की पहले की बात है, मनोहर और नैना के बीच कुछ कहासुनी हुई थी और कहासुनी में जो मनोहर शुक्ला था वह फिर से नैना महत को धमकी दी थी। तो इस धमकी के बाद नैना अपने फ्लैट को छोड़कर अपनी बहन के पास रहने लगती है कि मैं अगर अपने फ्लैट में रहूँगा तो शायद कुछ हो न जाए। तो शायद पुलिस के लिए इतना जानकारी काफ़ी थी, अगर पुलिस चाहती तो मनोहर शुक्ला को गिरफ्तार करके उससे पूछताछ कर सकती थी, लेकिन पुलिस वाले कुछ और चीज़ों पे लगे हुए थे कि लड़ाई झगड़ा रेप का ये तमाम चीज़ें तो है, लेकिन ऐसी चीज़ तो मिले जिससे यह पता चल सके कि लड़की कहाँ गायब हुई है, किसके साथ गायब हुई है, आखिर बार किसके साथ देखी गई है। तभी पुलिस इन सब चीज़ों पर काम करती है। फिर पुलिस वाले सबसे पहले पता करते हैं कि वह रहती कहाँ थी। तो पता चलता है कि नए गांव में एक इलाका है, वहीं के बिल्डिंग में एक फ्लैट में रहती थी। पुलिस वाले जब बिल्डिंग के सीसीटीवी कैमरे को चेक किया तो नैना महत वह 9 तारीख को आते हुए दिखाई देती है, लेकिन 9 तारीख के बाद उस बिल्डिंग से, उस फ्लैट से कभी जाती हुई दिखाई नहीं देती है। तो पुलिस वाले समझते हैं कि लड़की बाहर नहीं गई तो अपने कमरे में ही होगी। तो पुलिस वाले उस लड़की के कमरे में पहुंचते हैं और छानबीन करते हैं तो देखते हैं कि उस कमरे में भी लड़की नहीं है। तो फिर गई कहाँ? पुलिस को जिस पर शक हो रही थी वह उससे पूछताछ कर रहे थे। इस दौरान पुलिस को एक फुटेज मिलती है जिसमें नैना महत एक शख्स के साथ आते हुए दिखाई देती है और जांच पड़ताल होती है तो पता चलता है कि यही है मनोहर शुक्ला। लेकिन आया तो दोनों साथ में ही था, लेकिन वापस सिर्फ यहाँ से मनोहर शुक्ला ही जाता है। उसके बाद शाम को वह आदमी फिर से वापस आता है और फिर से कुछ समय बिताने के बाद वहाँ से चला जाता है। फिर वह तीसरी बार आता हुआ दिखाई देता है और उस आदमी के हाथ में एक सूटकेस और उसके साथ एक महिला और उसके साथ एक 2.5 साल की हंसती खेलती बच्ची होती है और यह नैना महत के फ्लैट में जाते दिखाई देते हैं और फिर से आधे घंटे बाद कमरे से बाहर आते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ भी पुलिस को कोई डाउट नहीं हुआ, क्योंकि वह एक महिला के साथ सूटकेस लेकर एक बच्चे के साथ हंसता खेलता आता है और हंसता खेलता चला जाता है। अगर कोई क्राइम करेगा तो भला 2.5 साल की बच्ची को अपने साथ लेकर क्यों आएगा? पुलिस वाले यहीं उलझ जाते हैं और फिर से जांच पड़ताल करने लगते हैं, क्योंकि पुलिस वाले को लग ही नहीं रहा था कि यह आदमी कातिल है। और जब फिर से हफ्तों तक जांच पड़ताल किया गया तो कहीं से कोई सबूत नहीं मिला। तो पुलिस वाले को यही लग रहा था कि अपराधी यही है, उसे बुलाते हैं और उससे पूछताछ करते हैं। अब इससे जब पूछताछ शुरू हुई तो शुरुआत में यह इधर उधर की बातें करने लगा, लेकिन जब इससे कड़ाई से पूछताछ की गई और सारे सबूत लगभग इसके खिलाफ थे, भले ही पुलिस वाले का दिल गवाही नहीं दे रहा था, तो फिर अंत में यह अपना जुर्म कबूल करता है और साथ ही अपनी पत्नी का भी नाम बताता है पूर्णिया, और पूर्णिया को भी गिरफ्तार किया जाता है और फिर दोनों को बैठाकर सख्ती से पूछताछ की जाती है। तो बताते हैं कि दरअसल 2013 में यह नैना महत और मनोहर शुक्ला एक दूसरे के पड़ोसी थे, बसई इलाके में रहा करते थे। दोनों फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे। जो मनोहर था वह कस्टम डिज़ाइनिंग का काम करता था। फिर दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे और एक ही फ्लैट में शिफ्ट हो जाते हैं और लगभग 4 साल तक दोनों एक दूसरे के साथ लिविंग में रहने लगते हैं। दोनों को था कि एक दूसरे से शादी करेंगे, लेकिन इसी दौरान मनोहर पूर्णिया से शादी कर लेता है और वह उसी के साथ शिफ्ट हो जाता है। शुरुआत में नैना को भी कुछ भनक नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही नैना को पता चला तो उसे लगा कि
4 सालों तक इन्होंने मेरे साथ गलत किया, मुझे इस्तेमाल किया, तो नैना आग बाबूल होकर मनोहर शुक्ला के ऊपर एक रेप केस दर्ज करवा देती है। और जब यह मुकदमा रेप का हुआ तो मनोहर शुक्ला को लगा कि मैं तो लिविंग में रहा था, लेकिन मुकदमा तो रेप का हुआ है। तो इसी बात को लेकर आए दिन दोनों के बीच तकरार होने लगी। आए दिन यह दोनों लड़ने झगड़ने लगे, लेकिन लड़ने झगड़ने के दौरान भी यह दोनों आपस में दूरी नहीं बनाई। साल 2023 आ गया, लड़ाई झगड़ा और तकरार बढ़ती रही और मुकदमा जब आगे बढ़ा तो मनोहर शुक्ला को दिक्कत होने लगी। फिर उसने कहा कि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारा रेप नहीं किया, इसीलिए तुम कंप्लेन अब वापस ले लो। लेकिन नैना महत कंप्लेन वापस नहीं लेती है। यह सिलसिला लगातार चलते रहा, आगे बढ़ते रहा। फिर 9 तारीख को मनोहर शुक्ला आता है उसके फ्लैट पर और आने के बाद कहता है, लेकिन केस वगैरह की बात होती है तो नैना महत कहती है कि मैं वापस नहीं लूँगा, तुम्हें मुझसे शादी करना होगा। और जो मनोहर शुक्ला का बयान से पता चला कि नैना ने धमकी दी थी कि मैं जहर खा लूँगा, उसी में मनोहर शुक्ला को गुस्सा आ जाता है और मनोहर शुक्ला बाथरूम में ले जाकर एक टब में पानी भरा होता है, उसी टब में डुबोकर उसे हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद मनोहर शुक्ला सोचने लगता है कि अब इस लाश को ठिकाना कैसे लगाएं। प्लान करना शुरू किया। फिर सबसे पहले अपनी बीवी को बुलाता है और उनको पूरा वाक्य बताता है। साथ ही कहता है कि मुझे बचाओ, मेरा सपोर्ट करो, मेरी मदद करो। पत्नी जो पूर्णिमा होती है उसमें हाँ भर देती है। उसके पास एक प्लान बनता है। प्लान बनने के तहत अपनी पत्नी और अपनी बेटी को सूटकेस के साथ लेकर आता है और अपनी बेटी को जानबूझकर लेकर आता है ताकि किसी को शक ना हो। फिर बॉडी को सूटकेस में रखता है और प्लान के तहत अपनी बेटी से हंसते बोलते और उसे खिलाते हुए वहां से बाहर निकल जाता है। और बाहर निकलने के बाद स्कूटी पर तीनों सवार होकर वहां से 150 किलोमीटर का सफ़र तय करके गुजरात पहुंच जाता है। और गुजरात पहुंचने के बाद गुजरात में एक बलसाड़ जगह है, वहीं बलसाड़ जगह में एक नदी में सूटकेस को फेंक देता है। फेंकने के बाद फिर से वह अपनी पत्नी के साथ, बेटी के साथ खेलते हुए, कैमरे में कैद होते हुए, मुस्कुराते हुए वापस आ जाता है और अपनी सामान्य जिंदगी जीने लगता है। और जब यह पुलिस वालों के सामने पूरा बयान बता देता है तो पुलिस वाले फिर से असमंजस में थे कि कहीं यह मर्डर प्री प्लान तो नहीं था कि इस हिसाब से आना है, अपनी बेटी को लेकर आना है, मर्डर करना है और लाश को ठिकाने लगाना है। फिलहाल पुलिस वाले इस मामले को जांच कर रहे हैं और अभी तक जो इनपुट मिला है, जो गुजरात पुलिस को डेड बॉडी मिली थी, लेकिन लावारिस में उन्होंने इसका अंतिम संस्कार कर दिया। तो वैसे हाल में फिर दिक्कत होगी कि लाश थी किसकी, और लाश नहीं तो मर्डर नहीं, तो यह भी अपने आप में एक अजीब पहेली बन जाएगी। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का मेरा कोई उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना या किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक करना है ताकि समाज के अंदर ऐसी घटनाएं ना हो। इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।